नीरज अच्छा पढ़ा लिखा था। वैसे तो नीरज इंजीनियर था। विदेश में रहते उसे करीब 8 साल हो गए थे। सैलरी अच्छा था। जल्द ही उसने जीवन की सभी सुविधाएं जुटा ली। घर वालों को पैसे भी भेजने लगा। आने जाने वालों के साथ घर वालों के लिए अनेक गिफ्ट्स जब तब भेजता रहता। लेकिन न वह इंडिया आकर घर वालों से मिलने का नाम लेता और ना ही शादी के लिए हामी भरता। उसके पिता अक्सर ही किसी न किसी कन्या के संबंध में लिखते, उसकी राय मांगते, पर वह हर बार टाल जाता। बहुत पूछे जाने पर उसने साफ लिख दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। 9वें साल जब उसके पिता ने बार बार लिखा कि उसकी माँ बीमार रहती है और वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए, तो वह 6 माह की छुट्टी लेकर इंडिया की ओर चल पड़ा। घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कई रिश्तेदार एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुँचे। माता पिता की आंखें खुशी से चमक उठी। नीरज की माँ की बहुत इच्छा थी कि इस साल में उसकी शादी कर दे। नीरज ने तरह तरह से टाला। पत्नी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर तुझे क्या सुख मिलेगा? वहाँ में मकान बहुत महंगे मिलते हैं। मैं तो सुबह 8 बजे घर से निकल रात 10 बजे काम से लौट पाता हूँ। वहाँ बैठी बैठी मक्खियाँ मारेगी। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। छोटे बहन भाई भी थे। आगे का मलबा हटे तो उनके लिए रास्ता साफ हो। सुंदर कमाऊ लड़का देखकर कुंवारी कन्याओं के पिता ने पहले ही चक्कर काटने आरंभ कर दिए थे। जगह जगह से रिश्तेदारों की सिफारिशें आने लगी। दबाव बढ़ने लगा। खाने की मेज पर शादी के लिए आए प्रस्तावों पर विचार विमर्श होता रहता। नीरज को न कोई लड़की पसंद आती थी, न कोई रिश्ता। हार कर उसके पिता ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर नीरज का प्रोफाइल डाल दिया। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात थी। दूसरे ही दिन ढेर सारे फ़ोन और ईमेल आने लगे। उन बहुत सारे ईमेल और फ़ोन में नीरज ने 3 ईमेल को शॉर्ट लिस्ट किया। इन तीनों लड़कियों के पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी। वे बहुत अधिक संपन्न घराने की भी नहीं थी। इनके परिवार निम्न मध्य वर्गीय परिवार से थे। घर वाले हैरान थे कि इतना पढ़ा लिखा काबिल लड़का और इसने बिना पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद की। फिर कोई ख्याति प्राप्त परिवार भी नहीं कि दहेज अच्छा मिले या वे लोग आगे कुछ काम आ सके। पर क्या करते, मजबूरी थी। शादी तो नीरज की होनी थी। तीनों लड़कियों को देखने का प्रोग्राम बनाया गया। एक लड़की बहुत सुंदर थी, पर छरहरे बदन की थी। दूसरी लड़की का रंग सांवला था, पर नैन नक्श बहुत अच्छे थे। स्वास्थ्य सामान्य था। तीसरी लड़की का रंग रूप और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। नीरज ने तीसरी लड़की को ही पसंद किया। घर वालों को उसकी पसंद पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षा दीक्षा के संबंध में नीरज ने 2 टुक उत्तर दिया। मुझे पत्नी से नौकरी तो करानी नहीं, मैं स्वयं ही बहुत कमा लेता हूँ। रूप रंग के संबंध में उसकी दलील थी। मुझे फैशन परस्त सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। मुझे तो गृहस्थी चलाने के लिए औरत चाहिए। सुनने वालों की आंखें फैल गई। कितना सुंदर पढ़ा लिखा ऊंचा वेतन पाने वाला लड़का, और कैसा सादा मिजाज। 2-4 हमजोलियों ने मजाक में अवश्य कहा कि यह तो चावल में उड़द या गिलट में हीरा जड़ने वाली बात हुई। पर जिसे प्रिया चाहे ही सुहागिन। लड़की वालों की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। घर बैठे कल्पना से परे दामाद जो मिल गया था। वरना कहाँ काजल जैसी मिडिल पास साधारण लड़की और कहाँ नीरज जैसा सुंदर व सुसंपन्न वर। शादी धूमधाम से हुई। नीरज और काजल हनीमून के लिए नैनीताल गए। 15 दिन जैसे पलक झपकते ही बीत गए। सुबह नाश्ता करके हाथ में हाथ डाले नव दंपति घूमने निकल जाते। शाम को वे अक्सर नौका विहार करने या पिक्चर देखने चले जाते। सोने के दिन थे और चांदी की रातें। काजल को कभी कभी लगता कि यह सब एक सुंदर सपना है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर नीरज को घूरने लगती। उसकी यह दृष्टि नीरज के मर्म स्थल को बेध देती। वह गुदगुदी करके या चिकौटी काट कर उसे वर्तमान में ले आता। काजल उसकी गोद में लेट जाती। नीरज की गर्दन में दोनों बाहें डालकर दबे स्वर में पूछती, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? और नीरज अपने अधर झुकाकर उसका मुंह बंद कर देता। धत पगली कहकर उसके आंसू पोंछ देता। नैनीताल से लौटी तो काजल के चेहरे पर नूर बरस रहा था। तृप्ति का भी अपना अनोखा सुख होता है। नीरज की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। काजल को वह अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। उसकी माँ ने दबी जबान से कहा, बहू को 1-2 साल यहीं रहने दे। साल भर तक रस्म रिवाज चलते रहते हैं, फिर हमको भी कुछ लगेगा कि नीरज की बहू आ गई है। पर नीरज ने एक ना मानी।
उसका कहना था कि विदेश में भारतीय खाना तो किसी होटल में मिलता नहीं, घर पर बनाने का उसके पास समय नहीं। पहले वह डबल रोटी, अंडे आदि से किसी प्रकार काम चला लेता था, पर जब काजल को अमेरिका में ही रहना है तो बाद में जाने से क्या फ़ायदा। वहाँ के माहौल में वह जितनी जल्दी घुल मिल जाए उतना ही अच्छा। वह काजल को साथ लेकर अमेरिका रवाना हो गया। जहाज जब बादलों में विचरने लगा तो काजल भी ख्यालों की दुनिया में खो गई। शादी के बाद वह जिस दुनिया में रह रही थी, उसने तो कभी जहाज में बैठने की भी कल्पना नहीं की थी। उसके परिवार में भी शायद ही कोई कभी जहाज में बैठा हो। नैनीताल का भी उसने नाम ही सुना था। पहाड़ों को काट कर बनाए गए प्रकृति के उस नीर भरे कटोरे को उसने आंख भर देखने के बारे में भी नहीं सोचा था। पर वहाँ उसने जीवन छक कर जिया। वहाँ बिताए दिनों को क्या वह जीवन भर भूल पाएगी। पूरी यात्रा में वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई रही। वह स्वयं को धरती से ऊपर उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। नीरज इस पूरी यात्रा में गंभीर बना रहा। काजल का मन करता कि वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम प्रदर्शित करे, पर तमाम लोगों की उपस्थिति में उसे लाज लगती थी। यह नैनीताल के होटल का कमरा तो था नहीं, पर थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगता था। उसे नीरज अजनबी सा लगने लगता था। जहाज के बाद टैक्सी की यात्रा करके अगली संध्या जब वे गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो काजल का मन कर रहा था कि वह नीरज के कंधे पर सिर टेक दे और वह उसे बाहों का सहारा देकर धीरे धीरे फ्लैट में ले चले। कड़ाके की सर्दी थी। काजल को कभी महसूस हो रही थी, पर नीरज विचारों में खोया गुमसुम सूटकेस लिए आगे आगे चला जा रहा था। लॉन पार करके दरवाजे पर नीरज ने घंटी दबा दी। काजल की समझ में नहीं आया कि जब वह यहाँ था ही नहीं तो घर में कौन होगा। जरा देर में दरवाज़ा खुला। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। नीरज को देखते ही उसकी आंखों में समुद्र हिलोरे लेने लगा। वह तपाक से बोली, ओ नीरू, फ़ोन क्यों नहीं किया। काजल मन की कौर तक काँप गई। नीरज बोला, तुम्हें आश्चर्य में डालने के लिए। तभी उस युवती की निगाह काजल पर पड़ी। यह कौन है? वह विस्मित होती हुई बोली। नीरज एक क्षण रुक कर बोला, एक और आश्चर्य। तीनों ने भीतर प्रवेश किया। आंतरिक ताप व्यवस्था के कारण भीतर कमरा गर्म था। नीरज टाई की गांठ ढीली करने लगा। काजल सोफे पर धंस गई। युवती कॉफ़ी बनाने रसोई में चली गई। नीरज ने अर्थपूर्ण दृष्टि से काजल की ओर देखा। काजल के मुख पर सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे। नीरज सीटी बजाता हुआ रसोई में चला गया। थोड़ी देर में वह 3 प्याले कॉफ़ी लेकर लौटा। पीछे पीछे वह युवती भी थी। कांपते हाथों से काजल ने प्याला पकड़ लिया। युवती और नीरज सामने सोफे पर अगल बगल बैठ गए। वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। काजल के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, पर बातचीत करने में जिस बेतकल्लुफ़ी में वह युवती नीरज पर झुकी पड़ रही थी, उससे काजल की कलेजे की कोमल रंग में टीस उठने लगी थी। वह सोफे पर ही एक और लुढ़क गई। नीरज उठा, काजल की नब्ज़ देखी, पैर उठाकर सोफे पर फैला दिया। फिर उसने एक गिलास में थोड़ी ब्रांडी डाली, पानी मिलाया। थक गई हो, दवा है, फ़ायदा करेगी। दवा पीकर काजल निढाल होकर लेट गई। नीरज ने एक मोटा कंबल लाकर उसे उठा दिया। सुबह काजल की आंख काफ़ी देर से खुली। उसने इधर उधर देखा। वह रात को सोफे पर ही सोती रही थी। नीरज का कहीं पता नहीं था, ना ही कमरे में कोई अन्य बिस्तर था। वह रात की बात सोचने लगी। तभी नीरज उसके लिए चाय लेकर आया। चाय की चुस्की लेकर काजल बोली, वह लड़की कौन थी? नीरज बोला, मिताली। काजल ने पूछा, कहाँ गई? नीरज ने सहज ही उत्तर दिया, काम पर। काजल ने पूछा, यहाँ रहती है तुम्हारे साथ? नीरज ने स्वीकारात्मक सिर हिला दिया। काजल बोली, कब से? नीरज कुछ सोचकर बोला, पिछले 6 साल से। काजल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? नीरज बोला, हम दोनों ने शादी कर ली थी। काजल के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। आश्चर्यचकित स्वर में मानो अपने कानों को झुठलाते हुए वह निराशा के पहाड़ को पल भर के लिए एक और सरकाकर सारी जीवन शक्ति संचित करके बोली, शादी? पत्थर बने नीरज ने फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। काजल पर जैसे गाज गिर पड़ी हो। सपनों का ताजमहल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हंसती गाती नाचती हुई परी के जैसे किसी ने पंख काट दिए हो और वह पाताल की किसी कठोर चट्टान पर पड़ी छटपटा रही हो। क्षण भर ठगी सी रह जाने के बाद उसने माथा पीट लिया। वह रोती जा रही थी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शून्य में सवाल फेंके जा रही थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को धोखा क्यों दिया? मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे रंगीन सपने क्यों दिखाए?
मैं तुम्हें क्या समझती थी, पर तुम तो कुछ और ही निकले, झूठे बेईमान। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह नीरज का मुंह नोच डालेगी। नीरज उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा। मिताली के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का ओनर है। मिताली उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने ही मिल जाते, परदेश में कौन किससे पूछता है। काजल ने अपने पास आते हाथों को एक और झटक दिया और फुफकारती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचने की क्या ज़रूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रह जाता तो इसे साथ ही देश ले जाते। वहाँ यह सब नाटक रचने की क्या ज़रूरत थी? नीरज ने समझाने की कोशिश की। मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घर वाले न जाने क्या सोचते। फिर वहाँ छोटे भाई बहन के रिश्ते होने में दिक्कत आती। माँ बाप की, खानदान की शान मिट्टी में मिल जाती। मिताली को वहाँ कौन स्वीकार करता? काजल भभक उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की भलमनसाहत है। छिपाए रखना था तो वहाँ कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हारे गले में अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था, दुनिया भर के सब्ज बाग दिखाए थे। नीरज बोला, माँ बाप का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे। इसलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। काजल रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्ट कचहरी जाकर ऐसी तैसी कर देती। अलग रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा सी भी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते। भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। नीरज अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। काजल फिर भड़की। मेरी माँ का माथा तो बार बार ठनकता था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के को और कोई लड़की क्यों नहीं जची। माँ ने तो पिताजी से अमेरिका में किसी अपने के जरिए तुम्हारी जांच पड़ताल कराने को भी कहा, पर वे मामूली आदमी कहाँ से पता लगाते। कोई बड़ा आदमी होता तो घर बैठे सारी असलियत मालूम कर लेता। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब गुस्सा छोड़ो। जब देश चला करेंगे तब तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में चला करोगी। यहाँ मिताली मेरी पत्नी रहेगी। काजल ने बौखला कर कहा, फिर मुझे यहाँ किसके लिए लाए हो? सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं वही तुम्हारे नाम की माला जपती रहती। यहाँ तो पल पल तड़पती रहूँगी और करूँगी भी क्या? नीरज आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम मकान की सफाई करोगी, खाना पकाओगी, बर्तन धोओगी, कपड़े साफ करोगी, प्रेस करोगी, सभी काम करोगी। काजल बोली, तब तो देश से एक नौकरानी ले आते। तुमने मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचा? नीरज कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, वास्तव में नौकर की ही ज़रूरत थी। यहाँ नौकर मिलते नहीं, मिलते हैं तो बहुत महंगे, फिर भरोसे के भी नहीं होते। हम दोनों काम करते हैं, घर की देखभाल कौन करे? काजल फफक फफक कर रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस पहुँचा दो, मेरा टिकट कटा दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। नीरज मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम कभी नहीं लौट पाओगी। टिकट कटाना इतना आसान नहीं, हज़ारों रुपया किराया लगता है। कम पढ़ी लिखी साधारण पर स्वस्थ लड़की मैंने इसीलिए तो छाटी थी। फिर तुम्हें तकलीफ़ क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो। मिताली की अनुपस्थिति में तो तुम ही मेरी बीवी रहोगी। काजल स्वयं को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। झल्ला कर बोली, तुम मिताली को छोड़ नहीं सकते, उसे तलाक दे दो। नीरज बोला, अपनी औकात में रहो, उसी के बूते पर तो सब ठाट बाट है। काजल सिर थाम कर बैठ गई। अगले दिन उसे घर के काम धंधे में जुटना पड़ा। नीरज और मिताली सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते, काजल को घर में ताले में बंद कर जाते, शाम को लौटते। नीरज ने मिताली को काजल के संबंध भी बताया था कि काम काज के लिए नौकरानी लाया हूँ। वह उसी लहजे में काजल से बात करती, बात बात पर गाली देकर डांटती। रात को वे दोनों शयन कक्ष में रंगरेलियाँ मनाते और काजल रसोई के बराबर वाले स्टोर में सिकड़ी सिमटी आंसू बहाते हुए पड़ी रहती। एक बार उसने घर से निकलकर भागने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। नीरज ने उसे मारा। मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती थी। किसी तरह घर से निकल भी पड़े तो जाए कहाँ? वैसे वह हरदम तैयार रहती थी। गर्म कपड़ों के नीचे अपने सारे जेवर हर समय पहने रहती थी। अंत में एक दिन अवसर हाथ आ ही गया। नीरज और मिताली की विवाह की वर्षगांठ थी। 10 दंपति आमंत्रित थे। काफ़ी रात तक खाना पीना, नाच गाना, शोर शराबा चलता रहा। ऐसे में काजल का किसको ध्यान रहता? खिलाने पिलाने का काम निपटा कर वह चुपचाप निकल पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से
निकली और आगे जाकर रुक गई। काजल के प्राण सूख गए। आकाश से गिरी खजूर में अटकी। जाने अब क्या हो, कौन हो। कहीं नीरज ही तो नहीं। नीरज नहीं था, पर जो अजनबी था वह बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछ में छिपा था, पर ईमानदारी भोलापन आंखों से छलकी पड़ रही थी। वह सरदार अरुण सिंह टैक्सी ड्राइवर था। काजल ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर अरुण सिंह भी चौंका। वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। अरुण ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी का पीछे का द्वार खोलकर एक प्रकार से जबरन काजल को भीतर ढकेल दिया। अपने डेरे पर पहुंचकर काजल को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आप बीती सुनी। काजल ने जब कहना बंद किया तो अरुण सिंह की आंखें नम हो चुकी थी। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन को भी कोई डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फ़ोन किया था, पर जब तक अरुण यहाँ तक पहुँचने का जुगाड़ कर पाया, वह जीने से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। उसने ऐसे ही कितने किस्से सुनाए कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेता है। उस लड़की को फिर रखेल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली रो धोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियाँ चटपट हो जाती हैं। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक का बोझ सहज ही हल्का हो जाता है। कन्या के साथ क्या बीत रही है कौन देखने आता है, किसको खबर मिलती है। अरुण ने काजल के आंसू पोंछे। वह अरुण से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर अरुण ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपनी जान पहचान के एक वकील से सलाह ली। उसने काजल के घर फ़ोन कर शादी पर छपे निमंत्रण पत्र की तथा शादी में खींचे सभी फोटोग्राफों की प्रतियां मंगाई। वकील के माध्यम से ये सब चीज़ें मिताली के पिता को दिखाई गई। वह करोड़पति एकदम से भड़क उठा। नीरज से बात करने से पहले उसने नीरज और काजल के कुछ युगल चित्र मिताली को दिखाए। शादी के फ़ोटो मिताली गंभीरता से देखती रही। शायद वह उसे कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में नीरज व काजल ठीक से पहचाने भी नहीं जा रहे थे, पर नैनीताल के फ़ोटो देखकर तो मिताली एकदम बिदक गई। कहीं झील में नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फे संवारते हुए, कहीं शरारत से मुस्कुराते हुए। चित्रों से दिल की धड़कनें साफ सुनाई पड़ रही थी। इन चित्रों में काजल को मिताली ने पहचान लिया। घर पहुंचते ही उसने नीरज की खबर ली। तुम तो उसे नौकरानी बताते थे, क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था मुझ में? तुम्हें नौकरी दिलाई, फ्लैट का मालिक बनवाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन तुम। और उसने गुस्से में गालियाँ बकनियाँ आरंभ कर दी। नीरज ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात मिताली ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहाँ काजल रात काटी थी वहीं उसे भी करवटें बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। काजल गायब हो चुकी थी। अब कहाँ है उसे इस बारे में कोई पता नहीं। यह तो वह जान चुका था कि अभी वह वही अमेरिका में है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहाँ थे? ना ही वह कुछ तौर तरीका जानती है। पर आखिर मिताली को किसने भड़का दिया? वह तो कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। काजल के गायब हो जाने से उसे इतनी चिंता नहीं थी जितनी मिताली के ऐंठ जाने की। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो? काजल के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मर कट गई होगी, या उसी ने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी। उसे तो मिताली की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और मिताली के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। नीरज के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमका कर अपना काम निकालना चाहता है। व्यवहार कुशल डायरेक्टर ने नीरज को 1 सप्ताह का समय दिया। काजल का मन अमेरिका में बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर यह प्रश्न था कि वह घर जाने का साधन कैसे जुटाए, किसके साथ जाए। सहमते सहमते उसने अरुण से अपना प्रस्ताव प्रकट किया। अरुण को कोई आपत्ति नहीं थी,
यहाँ का काम तो उसका वकील संभाल लेगा, उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, केवल ठीक से पलीता लगाने की बात थी। वह काम हो ही चुका था, अब तो विस्फोट की प्रतीक्षा थी। पर सवाल यह था कि वह स्वदेश लौटे तो कैसे। अरुण भी कोई धन्ना सेठ तो नहीं था। 3 साल में टैक्सी चलाकर यहाँ जो कमाया था उसी से टैक्सी खरीद ली थी। फक्कड़ आदमी था, मस्त रहता था। काजल ने जब अपने जेवर उसके सामने रखे तो वह उसकी समझदारी का कायल हो गया। बोला, देसी, तूने तो पढ़े लिखे के भी कान काट दिए। वह काजल को देसी कहकर पुकारता था। अरुण ने भी वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीक ठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम काजल अरुण के साथ 7 समंदर पार कर अंबाला में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। घर वाले हैरान थे। उससे भी बड़ी हैरानी की बात थी अरुण का साथ होना। काजल के छोटे भाई बहन खुसुर पुसुर कर रहे थे। बच्चों के सो जाने के बाद काजल ने अपनी करुण कहानी घर वालों को सुनाई, पीठ पर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं था कि अब वह कभी माता पिता से मिल भी सकेगी। अरुण का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं आज वह कहाँ होती। काजल की माँ ने अपने पति को आड़े हाथ लिया। मुझे तो दाल में काला पहले ही नजर आया था, पर तब कैसे ठसक कर बोले थे कि तुझे तो चांद में भी दाग नजर आता है। काजल के पिता ने माथा पीट लिया। वाकई में मेरी आंखें चुंधिया गई थी। हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। हमारे लिए तो अरुण जैसा सीधा साधा आदमी ही ठीक रहता। अगले दिन अरुण ने काजल के पिता से अकेले में बातचीत की। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसके बारे में बतलाया और वकील दोस्त द्वारा दिए गए जरूरी कागज संभलवाए। इनमें नीरज और मिताली की पहली हुई शादी की रजिस्ट्री की नकल भी थी। वहाँ के एक साप्ताहिक में प्रकाशित नवदंपति का चित्र और शादी के प्रकाशित समाचार की कतरने भी थी। अरुण ने कहा, आप पूरे मामले पर ठंडे दिमाग से सोच लें, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ले लें, फिर जैसा उचित समझें करें। यहाँ की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जा सकता है। नीरज को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर पैरवी करने में नानी याद आ जाएगी। अखबारों में भी खबरें छपेंगी। खानदान की शान की सब ठसक निकल जाएगी। इससे विदेशों में बसे उन भारतीयों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। तब उसने अपनी इकलौती बहन का किस्सा सुनाया। काजल के पिता ने उसे छाती से लगा लिया। आंसू पूछे, अपनी गरीबी साधनहीनता का दुखड़ा रोया। मुकदमे की भाग दौड़ परेशानी उठाने में असमर्थता प्रकट की। अरुण ने यह कहकर विदा ली, मेरे लायक सेवा हो तो बताना। मेरा यह पता है, मुझे तो टैक्सी चलानी है, वहाँ नहीं यहीं चला लूँगा, जैसा ठीक समझे तय कर लें। काजल के पिता ने अपनी पत्नी से बात की। दोनों ने काजल के दिल की थाह ली। वह नीरज के साथ किसी कीमत पर रहने को तैयार नहीं थी। सगे संबंधियों से राय ली। 15 दिनों बाद अदालत में मुकदमा दायर किया गया। नीरज ने मिताली से समझौते की बहुत कोशिश की, पर वह तलाक पर अड़िग थी। करोड़पति बाप की उस बेटी को पतियों की क्या कमी थी। उसे सबसे बड़ा मलाल यह था कि नीरज ने उससे झूठ क्यों बोला। काजल को नौकरानी बतलाया। अनजाने में काजल के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए वह बहुत लज्जित थी। वह काजल को खोजकर उससे माफ़ी मांगने को आतुर थी। काजल के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार का उसे एक ही प्रायश्चित नजर आ रहा था, नीरज से तलाक। तलाक का मतलब नीरज के लिए अपने अस्तित्व पर ही कुठाराघात था। यह नौकरी हाथ से जा ही रही थी। अन्य कहीं पर भी ढंग से नौकरी की मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहां भी जाएगा पुरानी कंपनी में किए गए अच्छे काम का प्रमाण पत्र देना होगा। झूठ बोलकर तिकड़मबाजी करके नौकरी मिल गई थी तो देर सवेर नई कंपनी वाले पुरानी कंपनी की रिपोर्ट अवश्य मांगेंगे। उसका भविष्य बालू की तरह बह जाने वाला था। तभी भारत से अंबाला की अदालत से कचहरी में पेश होने का सम्मन पहुंचा। नीरज ने सिर पीट लिया। उसने घर वालों को लिखा कि काजल को गलतफहमी हो गई है, समझा बुझा कर मामला रफा दफा करा दे। नीरज के पिता अंबाला जाकर काजल के पिता से मिले और सब जानकर स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने काजल के पिता को मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत मिन्नत खुशामद की, ले देकर मामला ख़त्म करने की बात की। बिचौलियों द्वारा 50 लाख रुपए तक की पेशकश की। उनसे कहा कि इस रकम से वे काजल की कहीं दूसरी जगह शादी कर दे। काजल किसी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। नारी के प्रतिशोध की अग्नि सहज ही ठंडी नहीं होती। मिताली ने भी नीरज को नहीं स्वीकारा। नौकरी भी गई, पत्नी भी। इधर मुकदमा शुरू हो गया था। उसे भारत आना पड़ा।
वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था। अंबाला आकर उसने काजल के घर वालों से माफ़ी मांगी, काजल के सामने गिड़गिड़ाया, किसी समय किए अपने प्यार की दुहाई दी, पर काजल ने अपने दिल की स्लेट पर उसका नाम सदा सदा के लिए मिटा दिया था। मुकदमे की हर तारीख से नीरज के कदम जेल के फाटक की तरफ बढ़ते गए। उसके नामी गिरामी वकील द्वारा फैलाया गया गलतफहमी का कुहरा सच्चाई की किरणें सहन नहीं कर पाता था। और जब काजल के वकील ने अमेरिका से आया मिताली का वह पत्र अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने काजल से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने के अतिरिक्त यह भी लिख रखा था कि यदि ज़रूरत पड़े तो वह भारत आकर गवाही देने को भी तैयार है, तो नीरज की पैरवी में कोई दम ही नहीं रह गया था। अगली तारीख पर निर्णय सुना दिया गया। नीरज को 3 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। हर्जाने के तौर पर 50,000 रुपया काजल को दिए जाने का भी आदेश था, अन्यथा कारावास की अवधि 2 वर्ष और बढ़ा दी जानी थी। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी देते हुए प्रवासी भारतीय के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने वाले अभिभावकों को चेतावनी दी कि उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें संबंधित व्यक्ति के संबंध में पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का करना चाहिए। आँख ओझल पहाड़ ओझल, वहाँ उनके साथ क्या बीतती है कौन जाने। कितनी लड़कियाँ अदालत का द्वार खटखटाती हैं। साहसिक कदम उठाने के लिए काजल की भूरी भूरी सराहना की। उसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की छूट दे दी गई। सैकड़ों आंखों का केंद्र बनी काजल जब अदालत के कमरे से बाहर निकली तो अरुण अपनी टैक्सी के पास टहल रहा था। काजल की आंखों से खुशी के विजय के आंसू निकल पड़े। वह अरुण की तरफ बढ़ी, एक क्षण ठिठकी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। अगले रविवार को एक साधारण से समारोह में काजल और अरुण का विवाह हो गया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।